हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम ऑलरेडी 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया और प्रियम्बल के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर, मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, वहां जाकर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट देखेंगे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनेंगे वो। देखो, हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, जो बच्चे पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता है, जो नए कनेक्ट होने वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ। हम इसमें क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे और मल्टीपल बार मैं वही चीज आपको बार बार बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट है, तो जिससे कि जब ये वीडियो एंड होने वाला होगा उस तब तक आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, from the following languages listed in the 8th schedule of the constitution, pick out of the one which is the official language of the state। मतलब उसने बोला है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इन फॉलोइंग लैंग्वेज में से 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, उर्दू। ठीक है, उर्दू जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। कश्मीरी नहीं आती है, सिंधी भी नहीं आती है और नेपाली भी नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। देखो, अच्छा आपको पता होगा हम पार्ट्स आर्टिकल वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो कितने पार्ट्स और कितने आर्टिकल्स अभी प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल है और 438 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सॉरी, 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब कितना था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। टोटल कितने, सॉरी एक सेकेंड, 25 पार्ट्स है, नॉट 22 पार्ट्स। देखो, पहले जब बना था तब 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, प्रेजेंटली 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 448 आर्टिकल है। कितने नए आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, कितने अमेंडमेंट हुए हैं, तो अभी तक 105 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको याद रखना है, कौन से पार्ट में क्या आता है, कौन से शेड्यूल में क्या आता है। 12 शेड्यूल है ये। आप इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा इस लेक्चर के थ्रू आपको सारे के सारे पार्ट्स और शेड्यूल जो है वो याद हो जाएंगे। तो आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू दी क्वेश्चन पूछा है, तो जो एजुकेशन है वो कौन सी लिस्ट में आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कॉन्करेंट लिस्ट और डी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो एजुकेशन जो है वो किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसपे यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए ये जो तीनों लिस्ट है वो कौन से शेड्यूल में आती है, तो ये 7th शेड्यूल में आती है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है यूनियन और स्टेट के बीच में। इसलिए इसमें 3 लिस्ट बनाई है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन लॉ बनाता है और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट उस पे स्टेट लॉ बनाता है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट उन पे दोनों यूनियन भी और स्टेट दोनों बना सकते हैं। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। फ्यूचर में ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, तो उसकी पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है लिस्ट से संबंधित। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं, ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 12, 12 शेड्यूल है। प्रेजेंटली कितने थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अभी कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, अच्छा पार्ट्स याद रखिएगा, पहले 22 थे, अभी कितने हो गए, 25 हो गए। आर्टिकल्स याद रखिएगा, पहले 395 थे, अब कितने हो गए, 448 आर्टिकल्स हो गए हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को करने से आपको ये आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि हमारा मेन अल्टीमेट मोटिव क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे, एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, तो हमें कभी नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीजें और किस टाइप से वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन लगा के गलती भी करते हैं ना, तो आपकी चीजों दिमाग में वो चीज स्ट्राइक हो जाती है और स्टिक हो जाती है, जिससे वो एग्जाम में आपकी गलत नहीं होगी। तो आप जरूर इस सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, Which article of Indian Constitution provides for the institution of पंचायती राज? पंचायती राज के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो इसका ऑप्शन है आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 48। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी का आर्टिकल है, जो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर में आता है, जिसमें उन्होंने पंचायती राज की बात की थी। अब डीपीएसपी क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक के जो आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी में आते हैं, ठीक है। और कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 4 में ये आता है, ठीक है। किस में आता है? पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में आता है। क्लियर? ओके, चलिए। फिर आर्टिकल 36, 39, 48, ये तीनों ही आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल डीपीएसपी में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट डीपीएसपी का आर्टिकल है जो काफी न्यूज में, उसको याद रखिएगा, आर्टिकल 44, जो क्या बताता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स डिक्लेयर्स इंडिया एज। जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया को कैसे डिक्लेयर करता है? ए ऑप्शन है फेडरल स्टेट, बी ऑप्शन है क्वाजी फेडरल स्टेट, सी ऑप्शन है यूनिटरी स्टेट, या डी ऑप्शन है यूनियन ऑफ दी स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को कैसा डिक्लेयर किया है? फर्स्ट आर्टिकल अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें हमने यूनियन ऑफ स्टेट बोला है। हमारे यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, ना ही फेडरल स्टेट है, ना ही यूनिटरी स्टेट है, ना ही क्वाजी फेडरल सिस्टम है, लेकिन उसको मेंशन नहीं किया। मेंशन हमने क्या किया है? यूनियन ऑफ स्टेट ही मेंशन किया गया है। क्लियर? ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हमने देखा था कि कितने आर्टिकल्स हैं, टोटल 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अमेंडमेंट होकर अभी कितने हो गए? 448 आर्टिकल्स हैं। ऐसे पार्ट्स कितने थे? 22 थे, अब 25 हो गए हैं। ऐसे शेड्यूल कितने थे? 8 थे, और अभी कितने हो गए? 12 शेड्यूल हो गए। तो ये चीज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, although union list, state list and concurrent list cover the entire legislative business, yet there may be an item not mentioned anywhere who will legislate on that item। मतलब ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा ऐसा कोई सब्जेक्ट आया जो तीनों में मेंशन नहीं है, तो उस पे कौन लॉ बनाएगा? तो इसके ऑप्शन है पार्लियामेंट ओनली, बी है स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नीदर ए एंड नीदर बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट ओनली। सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है सॉरी, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं रहेगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? ठीक है, कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट को बिलोंग करता है या डील करता है? तो ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो करेक्ट आंसर है सी, पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट उसमें मेंशन किए गए हैं। पार्ट 4 में क्या मेंशन किया गया है? डीपीएसपी को मेंशन किया गया है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप को मेंशन किया है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है। और पार्ट 1 में क्या मेंशन किया गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 का हो गया। टोटल कितने पार्ट्स हैं? अभी 25 पार्ट्स हैं, और पहले कितने थे? 22 थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्ट से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। जो पार्ट 4 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का, वो किससे डील करता है? तो अभी मैंने आपको बोला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। फंडामेंटल राइट्स किससे करता है? थर्ड पार्ट से करता है। सिटीजनशिप सेकंड पार्ट से करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव किससे करता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने पार्ट्स वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसका आंसर देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
power, authority and responsibility of municipalities are listed in which one of the following schedules of the Constitution of India? कौन कौन सी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है म्यूनिसिपैलिटी की वो किस शेड्यूल में दी गई है? तो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में किस में दिया है? ऑप्शन है 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो करेक्ट आंसर है इसका 12th शेड्यूल में दी गई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा है और अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ उसके बाद आप इसे पॉज कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आप खुद से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, अगर मैं इतना रुक रुके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से बहुत सारे बच्चे फिर देखते नहीं है कि काफी लंबा वीडियो है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो वहाँ आप यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का, तो 0.75x पे करके देख सकते हैं, और जिसको स्लो लग रहा है वो स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताया है, 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में बताया, 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया है। ठीक है, 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए तो ये सारे शेड्यूल्स हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 22 एंड डी ऑप्शन 24। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 22 लैंग्वेजेस। इनिशियली कितनी थी? 14 लैंग्वेजेस थी, अभी कितनी है? 22 लैंग्वेज है। ठीक है, जो अभी लास्ट 4 लैंग्वेज ऐड की गई हैं वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई है? 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई है। और कौन कौन सी की गई वो भी मैं बता देती हूँ, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, ये 4 लैंग्वेज जो है वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई। अब देखिए इसे एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो और कौन से पार्ट में आता है ये आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, as we all know child labor is totally banned in India, article 24, as per the child means a person who has not completed। देखो आर्टिकल 24 जो है फंडामेंटल राइट का, वो चाइल्ड लेबर को कम्प्लीटली बैन करने की बात करता है। तो ये जो चाइल्ड मतलब है उसकी एज कितनी होनी चाहिए जिसको हम चाइल्ड लेबर मानेंगे? तो उसके ऑप्शन है 14 ईयर्स होनी चाहिए, बी है 16 ईयर्स, सी 18 ईयर्स, 20 ईयर्स या 21 ईयर। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 14 ईयर्स की एज से कम का बच्चा हम कहीं भी हजार्डस जगह पर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, उसको नहीं तो क्या माना जाएगा? चाइल्ड लेबर माना जाएगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, under which one of the following articles of the Constitution of India is the annual financial statement? ये टर्म याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी टू बी लेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर 31st मार्च एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? बजट की बात कर रहा है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? बजट होता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 31, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 124। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 112। ठीक है, चलिए आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 31 किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following articles of the Constitution of India has a provision for the president to proclaim emergency? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एनर्जी को इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है? सॉरी, ठीक है, इसके ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। वैसे तो ये सारे ही आर्टिकल्स जो है वो इमरजेंसी से रिलेटेड है, लेकिन प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है प्रोक्लेमेशन की वो किस में दी गई है? आर्टिकल 352 में दी गई है, जिसमें आर्टिकल 352 किसकी बात करता है? नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 360 कौन सी इमरजेंसी की बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। अभी तक हमारे यहाँ पे एक इमरजेंसी नहीं लगी है, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी तो लगती ही रहती है, और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी जो अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं लगी है। ठीक है, चलिए बी वाला आर्टिकल जो है आर्टिकल 355, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा
अगर आपको नहीं आएगा तो आगे वाला वीडियो, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद से सर्च करें, खुद से सर्च करेंगे ना तो आपको ज्यादा याद रहेगा। जितनी बार चीजें रिवाइज होंगी, जितनी बार चीजें रिपीट होंगी, उतनी ही ज्यादा माइंड उसको मेमोराइज कर पाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो 9th शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? ठीक है, तो पहला है सब्जेक्ट कंटेंट इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, गलत है क्योंकि ये कौन से शेड्यूल में आता है? 7th शेड्यूल में आता है। द रिकॉग्निशन ऑफ द लैंग्वेजेस, ये भी गलत है क्योंकि ये कौन से में आता है? 8th शेड्यूल में आता है। सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लीडिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी, तो ये वाला सही है, ये 9th शेड्यूल में आता है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था 1951 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, तो ये भी गलत आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द मेथड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेथड होता है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? तो इसका ऑप्शंस है आर्टिकल 348, आर्टिकल 358, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 378। देखो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। क्लियर? ये क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आ गए तो अब नहीं आएंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रही हूँ जिससे आपको आइडिया आ सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं और किस टाइप के इन क्वेश्चन के आने की मतलब अदर फॉर्म में आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, बी है डीपीएसपी, सी है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी है सिटीजनशिप। जिसका करेक्ट आंसर होगा ए फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक है? 12 से लेके 35 तक है। फिर डीपीएसपी ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में आता है। ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है। क्लियर? Okay, question number 18. Article 340 of the Constitution of India provides for the appointment of a commission to investigate the condition for the improvement of. तो जो आर्टिकल 340 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो किस कमीशन की अपॉइंटमेंट की बात करता है जिससे किसकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके? तो उसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, बी ऑप्शन है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, सी ऑप्शन है एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और डी ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट एंड दी शेड्यूल ट्राइब। देखो, तो आर्टिकल 340 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात करता है और वो किसके इम्प्रूवमेंट के लिए बात करेगा? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन नहीं है, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली नहीं है। इकोनॉमिकली वाला वर्ड जहां पे भी आएगा वो ऑप्शन आपको हटा देने हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, लेकिन इसके अलावा भी और बैकवर्ड क्लासेस है जैसे कि ओबीसी है, उनकी भी बात करेगा। इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन डी ऑप्शन इज नॉट दी करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which deals with the directive principle of state policy are, कौन से आर्टिकल्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बिलोंग करते हैं? ए ऑप्शन है 26 से लेके 41 तक, 30 से लेके 45 तक, सी ऑप्शन है 36 से 51 तक और डी ऑप्शन है 40 से लेकर 55 तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ये मैंने आपको अभी बहुत बार रिवाइज करा दिया। और कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में ही आता है, डीपीएसपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट no person can be convicted for any offense except for the violation of law in force at the time of the commission of the act changed as an offense। तो आर्टिकल 20 जो है वो डील करता है कि कोई भी पर्सन जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए, उसको जब तक कन्विक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो लॉ जो है
वो इन फोर्स में नहीं है। तो ये आर्टिकल 20 ऐसा ही डील करता है, ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 and neither 1 nor 2। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, with what subject do the article 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, कौन सा आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से डील करता है। तो ए ऑप्शन है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, नहीं। बी ऑप्शन है सिटीजनशिप, सी है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है सिटीजनशिप। ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 2 में आता है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल कौन सा है इसका, 51A इज द आर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, which of the following are stated as directive principle of state policy by article 51 of the constitution of India, the state shall endeavor to। देखो जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो किसके साथ डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। फर्स्ट, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। Second, maintain just and honorable relation between the nation, encourage the settlement of the international disputes and the by arbitration। तो देखो आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता है, किसकी बात करता है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है। और ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3 ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3, क्योंकि तीनों ही इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 61। कौन कौन से ऑप्शन है, पहला है आर्टिकल 61, फिर है आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 56। तो करेक्ट आंसर है आर्टिकल 61। आर्टिकल 75 किसके बारे में बात करता है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही बारे में बात करता है। आर्टिकल 356 किसके बारे में बात करता है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अब ये जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको क्या कर लेना है, नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट के बारे में मेंशन किया है, तो सही है। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन है, 9th शेड्यूल में एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में मेंशन है, 10th शेड्यूल में डिसक्वालिफिकेशन और डिफेक्शन के ग्राउंड पे। तो ये भी सही आंसर है। तो 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ द सिटीजनशिप्स आर मेंशन्ड। कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है, तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पार्ट 2। ठीक है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल तक 5 से लेकर 11 तक। पार्ट 1 में यूनियन के बारे में मेंशन है, 3 में फंडामेंटल राइट में, 4th में डीपीएसपी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 का क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 3 स्टेट्स देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ अ ट्राइबल वेलफेयर who may in addition to be in charge of the welfare of the scheduled caste and the backward classes, which of the following statement is not covered by the article। देखो इसमें मेनली बात की गई है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के बारे में। तो इसके लिए कौन कौन से स्टेट आते हैं और इसमें से कौन सा स्टेट है जो इसमें कवर नहीं किया जाता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड पंजाब। देखो तो मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, झारखंड पूरा ही शेड्यूल्ड एरिया है, उड़ीसा भी शेड्यूल्ड एरिया में आता है, लेकिन पंजाब जो है वो प्रॉस्पेरस स्टेट में आता है, वहां ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं रहती हैं। तो डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द बीरप्पा मोली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अमंग अदर एस्पेक्ट हैज सजेस्टेड डूइंग अवे विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि बीरप्पा मोली की कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड कौन से दो आर्टिकल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 310 और आर्टिकल 311। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, which article of the Constitution of India gives precedence to the constitutional provision over the laws made by the Union Parliament or the state legislature? तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो किसको प्रेसिडेंस देगा, मतलब किसको प्रायोरिटी देगा अगर लॉज यूनियन पार्लियामेंट ने भी बनाए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी बनाए हैं, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 13, बी ऑप्शन है आर्टिकल 32, सी ऑप्शन है आर्टिकल 245 एंड डी ऑप्शन है आर्टिकल 326। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 245। ठीक है, आर्टिकल 13 किससे डील करता है, लॉज, कौन से लॉज जो है वो गवर्नमेंट लॉज के अंदर आएंगे जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट ही है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 326 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, which of the following provisions of the Indian Constitution deal with the appointment and the dismissed of the Council of Minister? कौन सा आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट और डिसमिसल की बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन है आर्टिकल 70, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 75 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हमारे यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर आपको पॉलिटी की रिविजन सीरीज देखनी है, तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री देखनी है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम मैं आपको बता देती हूँ, सिविल सिग्नल है। उसके अलावा मेरा पेज भी है, फेसबुक पेज भी है सिविल सिग्नल नाम से। अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, तो आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।